बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में फैला हुआ एक समृद्ध और शांत राज्य था, सूर्यगढ़। चारों ओर हरे भरे जंगल, बहती नदियाँ और सोने जैसी उपज देने वाली धरती। इस राज्य के राजा थे महाराज धर्मवीर सिंह। वे पराक्रमी थे, पर उससे भी अधिक न्यायप्रिय और विचारशील। राजा की 3 रानियां थी, तीनों भिन्न स्वभाव की और अपने अपने ढंग से अत्यधिक। पहली रानी महारानी कौशल्या थी, सबसे बड़ी, बुद्धिमान और शांत। राज्य के नियमों और प्रजा की समस्याओं की गहरी समझ, राजा के हर निर्णय में मार्गदर्शन। प्रजा कहती थी राजा का हाथ तलवार है, पर महारानी कौशल्या उसका विवेक है। दूसरी रानी महारानी चंद्रलेखा अत्यंत सुंदर, कला, संगीत और नृत्य में निपुण थी, भावुक और कोमल हृदय। राजा जब युद्ध से थके लौटते तो चंद्रलेखा का मधुर स्वर उनकी थकान हल लेता। तीसरी रानी थी महारानी वैदेही, सबसे छोटी, तेजस्वी, महत्वाकांक्षी और साहसी। राजनीति और शक्ति में गहरी रुचि। वह चाहती थी कि राज्य उसे पहचाने सिर्फ राजा की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि शक्ति के रूप में। संतुलन का सिंहासन। राजा धर्मवीर तीनों से समान व्यवहार करते थे, परंतु समान व्यवहार और समान भाव ये दोनों एक जैसी नहीं होते। कौशल्या को सम्मान मिला, चंद्रलेखा को प्रेम, वैदेही को अवसर, और यही से जन्म लेती लगी एक मौन प्रति तत्परता। एक दिन दरबार में घोषणा हुआ, राजा राज्य उत्तराधिकारी के विषय में सोच रहे थे। तीनों रानियों के मन में अलग अलग विचार उठे। कौशल्या राजधर्म से चले, चंद्रलेखा राजा का प्रेम बना रहे, वैदेही सिंहासन शक्ति से जीता जाता है। उसी रात राजमहल की दीवारों में पहली बार ईर्ष्या की सांस सुनी। चंद्रलेखा ने चुपचाप पूछा, क्या प्रेम भी राजनीति बन जाती है? कौशल्या ने उत्तर दिया, जब सिंहासन को बीच में तो हर भाव परीक्षा बन जाता है। और दूर अपने कक्ष में वैदेही ने स्वयं कहा, मैं सिर्फ तीसरी रानी नहीं रहूंगी, मैं इतिहास बनूंगी। यही से शुरू होती है एक ऐसा कथा जहाँ प्रेम टकराता है महत्वाकांक्षा से और न्याय को सूचना। राजा के लिए सबसे कठिन युद्ध बन जाता। सूर्यगढ़ का राजमहल बाहर से शांत था, पर भीतर भावनाओं का तूफान उठ चुका था। उत्तराधिकारी की घोषणा के बाद अब सिर्फ एक सूचना नहीं रही थी, वह तीनों रानियों के मन का दर्पण बन चुकी थी। सुबह की सभा में सब कुछ सामान्य लगता था। महारानी कौशल्या नियम कानून की फाइलें देखती, महारानी चंद्रलेखा संगीत सभा की तैयारी करवाती, महारानी वैदेही मंत्रियों से चर्चा करती, और इन सब के पीछे एक दूसरों को परखने वाली निगाहें थी। कौशल्या ने अनुभव से जाना था, राज्य को सबसे बड़ा खतरा बाहर के शत्रु से नहीं, भीतर की लालसा से होता है। उन्होंने राजा से कहा, महाराज उत्तराधिकारी वही होना चाहिए जो धर्म को सिंहासन से ऊपर रखे। राजा ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में चिंता उतर आई। चंद्रलेखा उस दिन दरबार में नहीं आई। वह अपने कक्ष में बैठी वीणा के हाथ छेड़ रही थी, पर सुर बिखरे हुए थे। उन्होंने अपनी दासी से कहा, क्या प्रेम की कोई कीमत नहीं होती? अगर राज्य के लिए प्रेम त्यागना पड़े तो क्या वह राज्य सच में महान है? उनकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में शिकायत नहीं, बस डर था। उधर वैदेही ने अवसर को पहचाना लिया था। उन्होंने कुछ मंत्रियों से कहा, राज्य को अब भावनाओं से नहीं,
दृढ़ निर्णयों से चलाना होगा। धीरे धीरे उन्होंने यह धारणा फैलाई कौशल्या पुरानी सोच की है और चंद्रलेखा सिर्फ कला तक सीमित है। फिर बाद में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। एक रात राजमहल के भंडारगृह से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो गए। अगली सुबह संदेश की सुई अचानक कौशल्या की ओर घूम गई। कारण क्योंकि वही भंडारगृह की व्यवस्था दिखती थी। कौशल्या स्तब्ध रह गई। उन्होंने बस इतना कहा, मैं जांच से नहीं डरती क्योंकि सत्य मौन नहीं रहता। राजा धर्मवीर के सामने अब युद्ध से कठिन प्रश्न था, क्या वह पति बने या राजा। अगर वह कौशल्या का पक्ष लेते तो पक्षपात कहलाता, अगर मौन रहते तो अन्याय। उस रात राजा सिंहासन पर नहीं सोए बल्कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे रहे। उसी समय वैदेही अपने कक्ष में आई के सामने खड़ी थी। उन्होंने स्वयं से कहा, इतिहास विजेताओं को याद रखता है, न्यायप्रियों को नहीं। और कहीं गहरे एक छोटी सी आवाज पूछ रही थी, और अगर जीत की कीमत आत्मा हो। महल में अब शांति नहीं, संदेश का अंतभार था। तीनों रानियां एक ही छत के नीचे थी, पर तीनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ रही थी। और राजा धर्मवीर समझ चुके थे, असली युद्ध अब शुरू हुआ है। अध्याय राजा का कठिन निर्णय और धर्म संकट तुरंत शुरू कर दूं। राजमहल की घंटियां उस सुबह अलग तरह से बजी। उनकी आवाज में उत्सव नहीं था बल्कि न्याय की पुकार थी। राजा धर्मवीर ने विशेष सभा बुलाई। रानियों अपने अपने स्थान पर बैठी थी, पर आज उनकी आंखों में सौंदर्य नहीं, सवाल थे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, सूर्यगढ़ का भविष्य तलवार से नहीं सत्य से तय होगा। भंडारगृह में दस्तावेज का गायब होना साधारण घटना नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने आगे कहा, आज न कोई रानी न कोई थी, आज सिर्फ न्याय। कौशल्या आगे बढ़ी। उनका सिर ऊंचा था, आंखों में अपमान नहीं बल्कि विश्वास था। उन्होंने कहा, महाराज मेरे पास कहने को कुछ नहीं क्योंकि जो सत्य है वह स्वयं बोलता है। यह कहकर उन्होंने भंडारगृह की पूरी लेखा पुस्तिका सभा में रख दी। मंत्री चकित रह गया। अब सबकी निगाहें चंद्रलेखा पर थी। वह उठी और बोली, महाराज मैं राजनीति नहीं समझती पर मनुष्य का मन समझती हूँ। जो चोरी करता है वह डरता है और जो डरता है वह अकेला नहीं रहता है। सभा में फुसफुसाहट हुई। वैदेही शांत थी, बहुत शांत। राजा ने पूछा, महारानी वैदेही आप कुछ कहना चाहती हो। वैदेही मुस्कुराई, न्याय बोल रहा है। महाराज मुझे कुछ तोड़ना की आवश्यक नहीं है। पर उनकी उंगलियां धीरे धीरे कांप रही थी। महल का पुराना रक्षक आगे आया। उसके हाथ में वही गायब दस्तावेज थे। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज एक गायब रात को महारानी वैदेही के कक्ष की ओर जाते देखे गए थे। तभी सब रह गई। वैदेही के चेहरे का रंग बदल गया। राजा धर्मवीर उठ खड़े हुए। उनकी आवाज में राजा का नहीं धर्म का स्वर था। महारानी वैदेही अपने शिक्षा की लालसा में न्याय को चुनौती दी। राज आपको दंड देता है। उन्होंने आगे कहा, आपके राजमहल से दूर भेजा जाएगा जहाँ आप आत्मचिंतन करेंगी। कोई कठोर दंड नहीं पर सबसे कठिन आत्मबोध का दंड है, चंद्रलेखा का त्याग। सभा समाप्त होने से पहले चंद्रलेखा आगे आई। उन्होंने कहा, महाराज मुझे सिंहासन नहीं चाहिए। यदि राज्य को शांति चाहिए तो मैं राजमहल छोड़ दूंगी। सभा में सन्नाटा छा गया।
राजा ने गहरी सांस ली और कहा, उत्तराधिकारी वही होगा जो उसका नहीं सेवा को चुने। और सबकी दृष्टि अनजाने में कौशल्या की ओर चली गई। सूर्यनगर सूर्यनगर ने उस दिन सीखा, न्याय वही नहीं जो दोषी को दंड दे, बल्कि वही जो निर्दोष को निडर बना दे। यदि आप चाहे यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, यह कहानी अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी लाते रहूं दोस्तों। प्लीज़ आपका ऐसे ही प्यार चाहिए, मेरे चैनल में ऐसे ही बने रहना दोस्तों।